दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज ना इसके सामने एक बहुत ही नाजुक चुनौती खड़ी है। और ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये उस जीवन रेखा की कहानी है जिस पर सच में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले की, जिसने आप कह सकते हैं कि विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों के बीच एक गहरी चिंता की लहर दौड़ा दी है। तो हुआ ये है कि अदालत ने अरावली को कानूनी तौर पर पहचानने के लिए एक नया नियम बनाया है। और ये नियम सुनने में देखने में बहुत ही सिंपल है। उन्होंने कहा कि जमीन का कोई भी उठा हुआ हिस्सा, जिसे हम पहाड़ी या टीला कहते हैं, अब वो तभी अरावली माना जाएगा जब वो कम से कम 100 मीटर ऊंचा हो। बस एक सीधी सादी ऊंचाई की शर्त। अब इस एक नियम का असर क्या होगा? इसका जो नतीजा है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। इस एक परिभाषा की वजह से अरावली रेंज का करीब 90% हिस्सा, जी हाँ 90%, जिसमें अनगिनत छोटी पहाड़ियां, टीले सब शामिल हैं, वो कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इन छोटी मोटी कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को बचाने की इतनी जरूरत क्या है? चलिए इसकी सबसे बड़ी भूमिका से शुरू करते हैं, और वो है एक विशाल प्राकृतिक दीवार के तौर पर इसकी भूमिका। जानते हैं एक्सपर्ट्स इस पूरी रेंज को क्या कहते हैं? एक हरी दीवार। ये वो दीवार है जो थार के रेगिस्तान को हमारे उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दीवार जो रेत को रोकती है और जिंदगी को बचाती है। और ये दीवार, ये कोई मामूली दीवार नहीं है, ये कई तरीकों से काम करती है। देखिए, ये रेगिस्तान से आने वाली गर्म सूखी हवाओं के लिए एक ढाल बन जाती है, हवा की रफ्तार को धीमा करती है, और जो धूल भरी आंधियां उठती है ना, उनकी ताकत को भी कम कर देती है। इसी वजह से हमारे खेत बंजर होने से बच जाते हैं। और देखिए, ये खतरा कोई भविष्य की बात नहीं है, ये तो आज की हकीकत है। पहले जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, उसकी वजह से कुछ इलाकों में तो 1/4 यानी 25% छोटी पहाड़ियां पहले ही गायब हो चुकी हैं। मतलब ये जो हमारी हरी दीवार है, ये पहले से ही कमजोर हो रही है। तो ये तो हुई दीवार की बात। चलिए अब इसके एक और बहुत जरूरी पहलू पर नजर डालते हैं। अरावली सिर्फ रेगिस्तान को नहीं रोकती, ये पानी के लिए भी एक जीवन रेखा है, खासकर उस इलाके के लिए जहां पानी की पहले से ही भारी किल्लत है। इसकी बनावट बहुत खास है। जब बारिश होती है तो यहाँ की जो चट्टानें हैं ना, वो एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती हैं। वो सारा पानी सोखकर धीरे धीरे जमीन के नीचे पहुँचाती हैं। इससे होता क्या है? जमीन के नीचे पानी के बड़े बड़े भंडार, जिन्हें हम एक्वाफर्स कहते हैं, वो भरते रहते हैं, और इन्हीं भंडारों से लाखों लोगों को पीने का पानी मिलता है। इन पहाड़ियों को जो नुकसान हुआ है, उसका असर कितना गहरा पड़ा है, ये इस तुलना से एकदम साफ हो जाता है। सोचिए, जिन इलाकों में कभी सिर्फ 10 मीटर खोदने पर पानी मिल जाता था, आज वहाँ 150 मीटर से भी ज्यादा गहरा खोदना पड़ रहा है। मतलब साफ है, भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। तो जमीन हो गई, पानी हो गया। अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके लिए जरूरी है, हमारी सांसें। अरावली का स्वास्थ्य सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की हवा की क्वालिटी से जुड़ा है, खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में। दिल्ली एनसीआर जैसे घनी आबादी वाले इलाके के लिए तो अरावली की ये पूरी रेंज हरे फेफड़ों की तरह काम करती है। ये वो फेफड़े हैं जो हवा को साफ करते हैं और हमें सांस लेने लायक माहौल देते हैं। ये जो प्राकृतिक एयर फिल्टर सिस्टम है ना, ये प्रदूषण के सबसे खतरनाक कणों को सोख लेता है, धूल को बार बार हवा में उड़ने से रोकता है, और तो और ये रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों से भी हमें बचाता है। सोचिए, दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक के लिए ये एक ऐसी अनमोल सेवा है जिसे किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और इस पर एक्सपर्ट्स की राय क्या है? उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में कहा है कि अगर अरावली की ये सुरक्षा खत्म हुई तो पब्लिक हेल्थ पर इसका असर एक पूरी तबाही जैसा होगा। उनका मानना है कि एनसीआर के कई हिस्से शायद रहने के लिए भी असुरक्षित हो जाएं। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आती हैं, टकराव किस बात का है? एक साधारण सी संख्या यानी 100 मीटर और एक जटिल जीवन देने वाले पूरे इकोसिस्टम के बीच का ये टकराव है।
यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि एक हरी दीवार के तौर पर, एक पानी के सोर्स के तौर पर और एक हरे फेफड़े के रूप में अरावली का जो असली मूल्य है उसका 100 मीटर की ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मूल्य इसके काम में है, इसके आकार में नहीं। और ये हमें एक अंतिम सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम उन कुदरती सिस्टम्स का मूल्य कैसे तय करते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। क्या उनका मूल्य मीटर में मापा जा सकता है या फिर उनकी दी हुई हवा, पानी और सुरक्षा में?